स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 5। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम देखते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या है, रडार, सोनार ये क्या है, मेजरिंग साइज ऑफ एटम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से मेजरिंग साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। इनडायरेक्ट मेथड्स। देखो बच्चों, विचार करो कि मान लो कोई लेंथ है बहुत छोटी है। फॉर एग्जांपल अमीबा या पैरामीशियम का साइज़ क्या है पता करना है, या किसी मॉलिक्यूल का साइज़ पता करना है, एटम का साइज़ पता करना है, या ये समझो कि लेंथ बहुत बड़ी है, जैसे कि हमारे अर्थ से लेके पर्टिकुलर जो प्लेनेट है दूसरा कोई, उसका डिस्टेंस पता करना है, या हमारे अर्थ से कोई स्टार है नियर बाई स्टार, उसका डिस्टेंस पता करना है। तो ऐसे जो बड़े बड़े डिस्टेंस है, एक्सट्रीम बड़े बड़े डिस्टेंस है ना, एक्सट्रीम बड़ी बड़ी लेंथ्स, तो वो तो कोई मेजरिंग स्केल से तो होगी नहीं। वो जो आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो मीटर रोड होती है उससे तो होने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? तो हम लोग है ना मेजरमेंट के इनडायरेक्ट टेक्निक्स, इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करेंगे। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? टू मेजर वेरी स्मॉल एंड हाई वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बात केवल लेंथ की नहीं है, मास के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मास पता करना है तो उसको कौन से तराजू पे तोलोगे? इलेक्ट्रॉन के मास को पता करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैरेलैक्स मेथड। देखो बच्चों, पैरेलैक्स मेथड को कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, यहाँ पर एक पर्दा रखा हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी दीवार को टॉप व्यू से देखोगे, दीवार को आप ऊपर से देखोगे, तो ये दीवार आपको कैसी दिखाई देगी? कुछ ऐसी तो दिखाई देगी। ये जो वाल है वो आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है ना? ओके, देखो बच्चों, आपके सामने कोई वाल है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको वाल के सामने खड़ा होना है। आपके पास में ये आपकी रही लेफ्ट आई, ये आपकी रही राइट आई। ओके, तो बच्चों की ये सुंदर आंखें, तो ये लेफ्ट आई राइट आई। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर ना अपने से थोड़ी सी दूर, यहाँ पर आपको कुछ पेंसिल, पेन या आपको कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा रख देना है। देखो बच्चों, जब आप लेफ्ट आई को क्लोज करोगे तो होगा क्या? राइट आई से देखने पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन, ये ऑब्जेक्ट का जो बेस है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट दीवार पर हमको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, पर ऐसा मालूम पड़ेगा कि अगर ये दीवार पर है, दीवार पर अगर इसका बेस है तो वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम लोग? ये जो राइट आई है ना, उसको क्लोज किए लेते हैं। अगर हम राइट आई को क्लोज कर लें तो लेफ्ट आई से देखने पर ये ऑब्जेक्ट हमको इस दीवार पर, इस स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा, इधर। ओके, करके देखना एक बार, लेफ्ट आई को क्लोज करना और उसी ऑब्जेक्ट को देखना दीवार पर कहाँ दिखती है, और एक बार राइट आई को क्लोज करना और देखना लेफ्ट आई से कि वो ऑब्जेक्ट दीवार पर कहाँ दिखता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड शिफ्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस बैकग्राउंड दीवार के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हुई है। अगर हमने केवल लेफ्ट या केवल राइट आई से देखा है और आपस में शिफ्टिंग करी है, तो हम क्या करते हैं? ये जो लेफ्ट और राइट आई है ना, इन दोनों के बीच एक लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन का नाम रख देते हैं हम लोग बेस। ठीक है, अच्छा, आपकी लेफ्ट आई से और आपकी राइट आई से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पेन कुछ रखा था का डिस्टेंस हम आर माने लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आर, राइट आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आर। देखो बच्चों, ये जो बेस है ना,
लेफ्ट और राइट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, ये जो बेस है ना, ये बेस लाइन, इसको मैं लिख देता हूं कि बेस लाइन बी है। ठीक है, बी जितनी लेंथ की बेस लाइन है। अब देखो बेटा, ये जो बेस है ना, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एंगल सबटेंड करता है, वो ये एंगल सबटेंड करता है। इस एंगल का नाम रख दिया हमने थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलेक्स एंगल, PARALLAX एंगल। लिख दिया जी पैरेलेक्स एंगल। अब आपको पता चला क्या क्या चीजें हैं। बी है बेस की लंबाई, आर है लेफ्ट आई या राइट आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आर को डिस्टेंस कहते हैं, और थीटा है पैरेलेक्स एंगल। तो बेटा रूल ये है कि थीटा इंटू आर, ये आपको क्या करना है, जो पैरेलेक्स एंगल है, इस पैरेलेक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक साइड लेंथ, पैरेलेक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय कोई भी एक साइड लेंथ, वो सामने वाले बेस के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि पैरेलेक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय साइड लेंथ या डिस्टेंस इज इक्वल टू बेस के बराबर है। इस नियम को आप हमेशा के लिए याद कर लो। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जो ये थीटा है ना, कंडीशन ये है कि थीटा जो है वो स्मॉल एंगल है, छोटा एंगल है। ठीक है, इस कंडीशन के साथ में इस नियम को हमेशा के लिए याद कर लो। कर लिया याद? अरे वाह बेटा। ओके बेटा, ये जो पैरेलेक्स फिनोमिना है, पैरेलेक्स की जो ये घटना देखी, इसको लिख लेते हैं। पैरेलेक्स की घटना क्या है? पैरेलेक्स की घटना है रिलेटिव शिफ्ट। किसका रिलेटिव शिफ्ट? पोजीशन का। किसकी पोजीशन का? ऑब्जेक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट में। रिलेटिव शिफ्ट ऑफ पोजीशन। देखो, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी पोजीशन कैसे शिफ्ट हो रही थी? तो रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलेक्स का फिनोमिना। अच्छा, बेस क्या होता है? तो बेस होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था हमारा, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था। नोट किया? ओके। पैरेलेक्स एंगल, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं वो नोट्स खोल करके देखते रहें। पैरेलेक्स एंगल, यहाँ पर क्या लिखा है देखो ध्यान से, जो अभी समझाया था। एंगल सबटेंड बाय बेस एट ऑब्जेक्ट, बेस के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाया गया एंगल। एंगल सबटेंड बाय, एंगल थीटा सबटेंड बाय बेस ऑन ऑब्जेक्ट, यह है पैरेलेक्स एंगल। अब एक काम करते हैं, इस पैरेलेक्स मेथड का यूज़ करते हैं और हम अपनी अर्थ से जो नियर बाय स्टार है उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस स्टार विच इज नियर बाय अर्थ। अर्थ से लेकर के स्टार का डिस्टेंस, वो स्टार जो कि अर्थ से थोड़ा नियर बाय है, वो डिस्टेंस हम पता करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। देखो बच्चों, ये हमने अर्थ बनाई। अब क्या करते हैं हम, मान लो कि यहाँ पर एक स्टार है और इस स्टार को नाम दे दिया भैया ये है नियर बाई स्टार। चलो जी, नाम दे देते हैं नियर बाई स्टार, ये नियर बाई स्टार। हम चाहते हैं कि अर्थ से लेकर के इस नियर बाई स्टार का डिस्टेंस पता हो जाए हमें। कहना स्केल देना बेटा। तो स्केल मुझे मिल गई है। देखो बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस लोकेशन से एक बार मैं यहां से ऑब्जर्व करूं। ठीक है, ये देखो, मैंने इस लोकेशन से इस स्टार को ऑब्जर्व किया और उसके बाद में अपनी ही अर्थ पर दूसरे किसी दूर के लोकेशन से सेम स्टार को मैं ऑब्जर्व करूं। ये ऑब्जर्व किया, ये किया, तो अब बेस क्या बन गया? बेस तो ये बन गया ना,
ये बन गया बेस। यहाँ पर देखो दो वो पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। चलो जी, इसको तो मैंने लिख दिया, क्या लिखूं, ए लिख देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं मैं दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं स्मॉल बी मतलब बेस लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक बात तो तय है कि ये जो नियर बाई स्टार है उसको मेज़र करने के लिए हमें एक स्टार की और आवश्यकता पड़ेगी, और वो स्टार फार अवे स्टार होगा, उसका रेफरेंस हमें चाहिए होगा। और वो कैसे, मान लो बेटा एक ऐसा स्टार है जो कि फार अवे स्टार है। देखो बच्चों, जितना दूर 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 हम जाते जाएंगे ना, उतना ही दूर के लोकेशन से आने वाली जो रेज है, सपोज एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार यहाँ पर है, यहाँ से जो स्टार है ना उससे आने वाली जो रेज है ना वो छोटा एंगल बनाएंगी। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता, बेस लाइन के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से समझो जैसे कि ये बेस लाइन है, ऑब्जेक्ट अभी पास में है, तो बेस लाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनाती है ना वो एंगल बड़ा बनाती है। अगर मैं इस पॉइंट पी को दूर खिसका दूँ, सपोज यहाँ पर खिसका दिया, तो अब ये एंगल देखो छोटा बनेगा, है ना। अब मैं इस पॉइंट पी को और दूर खिसकाता हूँ, अब ये एंगल और छोटा बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट पी जितना ज़्यादा फार अवे होगा उतना ही ये एंगल थीटा छोटा होता चला जाएगा, मतलब कि वो लाइकली इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब आने वाली रेज का जो एंगल है वो लाइकली इक्वल टू 0 हो गया, तो मतलब वो रेज तो पैरेलल हो गई ना। इसीलिए सन से आने वाली रेज अर्थ तक जो पहुंचती है वो पैरेलल पहुंचती है, क्योंकि सन इज बहुत बहुत फार अवे फ्रॉम अर्थ। ओके बेटा, हम क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए एक बहुत दूर का स्टार उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम ये कंसीडर करते हैं कि बहुत फार अवे स्टार, इसका नाम रख देते हैं फार अवे स्टार। तो फार अवे स्टार से आने वाली जो रेज हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन लोकेशन ए पर और बी पर जो रेज आएंगी वो तो पैरेलली आने वाली हैं। तो एक काम करते हैं कि ये मेरी नोटबुक छोटी होने के कारण ये फार अवे स्टार को यहाँ बना रहा हूँ, अदरवाइज इसको बहुत दूर बनाना चाहिए। चलो जी, ये जो पर्टिकुलर रेज आ रही हैं वो रेज मैं यहाँ पर इस तरह से ये डॉटेड लाइन से बनाए दे रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये बना दी, ये ओके। अब देखो बच्चों, होगा ये कि मुझे यहाँ पर टेलीस्कोप सेट करना है, टेलीस्कोप सेट करके मुझे फार अवे स्टार देखना है और नियर बाय स्टार देखना है। फार अवे स्टार देखेंगे और नियर बाय स्टार देखेंगे तो हमको इनके बीच का एंगल पता चल जाएगा कि इनके बीच एंगल है φ1। इसके बाद हमको लोकेशन बी पर आना है, लोकेशन बी पर फिर से ऑब्जर्व करना है, किसको, नियर बाय स्टार को भी ऑब्जर्व करना है और फार अवे स्टार को भी ऑब्जर्व करना है, उसी फार अवे स्टार को जिस फार अवे स्टार को हमने लोकेशन ए से ऑब्जर्व किया था। ये एंगल बन गया φ2, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये मैं एक बीच में लाइन खींच रहा हूं कुछ ऐसे। देखो बच्चों, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है ना, ये और ये लाइन जो मैंने खींची है, ये सभी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, आपके लिए फिगर मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत एंगल में यहाँ पर फ़र्क है, अदरवाइज तो एंगल सेम ही बनने वाला है। तो अगर ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन के बीच मैंने ये लाइन खींची है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा ना। मतलब अगर ये φ1 एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी φ1 ही होगा ना। चलो, अगर ये एंगल φ2 मानता हूँ, अगर ये एंगल φ2 मानूँ, देखो बच्चों ये एक कंपलसरी बात नहीं है, हो सकता है कि φ1 और φ2 आपस में थोड़ा सा अलग भी हो। तो अगर ये एंगल φ2 है तो ये एंगल कितना बनने वाला है, ये एंगल तो φ2 बनने वाला है। अगर मैं φ1 प्लस φ2 को मिला दूँ तो टोटल एंगल कितना बनने वाला है, तो टोटल एंगल तो बनने वाला है थीटा, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं थीटा इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, लिख दिया, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो थीटा एंगल बना है ना, ये थीटा एंगल कहाँ पर, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये थीटा एंगल तो पैरेलेक्स एंगल है। और हमारा नियम क्या है, पैरेलेक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना मानोगे, मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस को r मान लो। तो
पैरेलैक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये पैरेलैक्स एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, ये बेस हो गया। अर्थ पर आपने जो दो अलग अलग लोकेशन डिसाइड किए थे जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उन दो लोकेशन के बीच तो डिस्टेंस मापा जा सकता है। मतलब कि b हमको नोन है, b एक ज्ञात वैल्यू है, पता है हमें। तो b हमको पता है, डिस्टेंस r पता करना है, नियर बाय स्टार से लेके अर्थ का डिस्टेंस r कितना होता है, इसको हमें पता करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख के देता हूँ। और ये जो थीटा एंगल है वो तो आपने φ1 + φ2 करके निकाल ही लिया है ना। ओके, ध्यान रखना ये जो थीटा एंगल है आपको रेडियन में पुट करना है, ठीक है। तो क्या मिला हमको, तो हमको ये फॉर्मूला मिला, और इस फॉर्मूले के अनुसार r = b/θ। ध्यान रहे b आपको मीटर में पुट करना है, मीटर ऐसे सिस्टम, और थीटा रेडियन में पुट करना है। जो भी एंगल पुट करोगे, जो एंगल यहाँ से फाइंड आउट हुआ है, तो r = b/θ पुट कर दो, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही नियर बाय स्टार का अर्थ से डिस्टेंस है। इस तरीके से हमने डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार विच इज नियर बाय टू अर्थ पता कर लिया। आगे का टॉपिक है राडार। बच्चों, राडार के बारे में सुना है या नाम सुना है? चलो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो बच्चों, आपने कई बार ऐसे टीवी में देखा होगा कि एक मतलब आपको बड़ा सा डिश एंटीना टाइप की कोई चीज़ दिखाई देती होगी टीवी में ना, ऐसे गोल गोल घूमते हुए। या जब आप वो 26 जनवरी वाली परेड देखते होंगे तो वहाँ पर आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए राडार वगैरह भी दिखाते हैं। तो देखो राडार कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर एक डिश एंटीना लगा होता है और कुछ ऐसा, और ये चारों तरफ है ना, ये गोल 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 इससे घुमाते रहते हैं ना। ओके, ये राडार क्या काम करता है? ये राडार ऐसा काम करता है कि ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को एमिट करता है। ये रेडियो वेव्स को एमिट करता है, रेडियो वेव्स जाती हैं कुछ इस तरह से, और वो रेडियो वेव्स सभी डायरेक्शन में, ये राडार है ना घूम रहा होता है ना, ये एंटीना घूम रहा होता है चारों दिशाओं में। तो 360 डिग्री का एंगल ये यहाँ से, इसको मान लो कि ये एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये टर्न करता है और 360 डिग्री घूमता है। तो ये जो राडार है ये कंटिन्यूसली रेडियो वेव को एमिट करता रहता है। मान लो कि इसने रेडियो वेव्स को एमिट किया, और मान लो कि कहीं किसी लोकेशन पर, किसी हाइट पर कोई एरोप्लेन उड़ के जा रहा है, ये एरोप्लेन कोई उड़ के जा रहा है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये जो रेडियो वेव गई है ना, ये रेडियो वेव इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती हैं और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो नाम लिख देते हैं। ये जो रेडियो वेव गई थी ना, जो एमिट आउट किया था राडार ने, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रेडियो वेव। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेडियो वेव। इसका नाम मैं कहाँ रखता हूँ, चलो यहाँ इसको ऐसे निशान लगा के लिखता हूँ, इंसिडेंट रेडियो वेव। ओके, ये जो रेडियो वेव वापस लौट के आई है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, अच्छा जी, चलो नामकरण कर दिया। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब ये रेडियो वेव वापस लौट के अगर आ गई, रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव रिसीव हो गई, तो हम क्या करते हैं कि रेडियो वेव के जाने का समय, रेडियो वेव मतलब जब हमने एमिट किया था, जस्ट एमिट किया था, और ये रेडियो वेव वापस लौट करके आई, इन दोनों के बीच जो टाइम गैप है ना, वो टाइम गैप डेल्टा टी, या डेल्टा टी टाइम गैप टी के बराबर है मान लो। तो टाइम गैप टी नोट कर लेते हैं। मतलब अगर ये 0 सेकेंड से शुरू होकर के ये रेडियो वेव गई और वो वापस लौट करके आई 10 सेकेंड में, इसका मतलब कि टाइम पीरियड हो गया टोटल 10 सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड जाने के लिए लगा, 5 सेकेंड लौट के आने के लिए लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट तक रेडियो वेव गई वो कितने सेकेंड तक चलती हुई गई,
तो हम बोलेंगे कि जो इसने डिस्टेंस कवर किया था, यहाँ पर एंटीना है, यहाँ पर राडार एंटीना है, ओके, और यहाँ पर मान लो कि एरोप्लेन है कोई, तो ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए जो ये डिस्टेंस कवर किया गया था ना, ये डिस्टेंस कवर करने में t/2 समय लगा था, इतना समय लगा था, और t/2 रिफ्लेक्ट बैक होने में समय लगा था, वापस आने के लिए एंटीना तक, रिसीव, जब एंटीना रिसीव करता है वहाँ तक, ओके। तो अगर हमको ये पता करना है कि डिस्टेंस कितना, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा जी, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम में हम क्या करते हैं, लाइट की वेलोसिटी तो हमको पता है c होती है, कितने समय तक, t/2 टाइम तक, तो हमको ये डिस्टेंस पता चल गया। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको अगर पता करना है तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको समझाया ना कि ये t क्या है, t एक्चुअली टाइम गैप है या टाइम इंटरवल है बिटवीन मोमेंट व्हेन सिग्नल सेंट एंड मोमेंट व्हेन रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिसीव्ड, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सोनार। नोट डाउन करो, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखो बच्चों, मान लो कि कहीं पर कोई एक सी लेवल है, ये मैंने बनाया, पानी ही पानी है, ओके। यहाँ पर हम लोग एक बोट बनाए देते हैं, एक स्टीमर बोट, ठीक है, चलो जी, ये कुछ स्टीमर बोट है, ये मैंने बना दिया, अच्छा जी, ओके, कुछ फ्लैग व्लैग है यहाँ पे, ये लगा दिया। देखो क्या करते हैं हम लोग कि लगातार हम लोग है ना अल्ट्रासोनिक वेव, कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव को एमिट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इस शिप से हमने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव को एमिट किया ये पानी के अंदर, ठीक है। अब ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है ना, ये सपोज यहाँ पर कोई सबमरीन है, कोई पानी की कोई पनडुब्बी है या कोई मछली है ना, ओके, ये मैंने एक सबमरीन बना दी है, कोई एक एनिमी की सबमरीन है। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्ट्रासोनिक वेव को लगातार एमिट किया जा रहा है शिप के द्वारा। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है ना, ये क्या करेगी, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके रिफ्लेक्ट बैक होगी और वापस रिसीव हो जाएगी। तो मान लो कि t1 टाइम पर ये एमिट की गई थी अल्ट्रासोनिक वेव, और ये t2 टाइम पर वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के रिसीव हो जाती है। चलो नाम लिखे लेते हैं। देखो इसे मैं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा इंसिडेंट वेव, और इसको कहूँगा मैं रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना, नाम ध्यान रखना। अच्छा, ये इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव है कौन सी वेव, अरे अल्ट्रासोनिक वेव ही है ये, उसी का नाम रख दिया है, जाने वाली इंसिडेंट, आने वापस लौट के आने वाली रिफ्लेक्टेड। तो बच्चों t1 से लेके t2 तक, t1 पर एमिट किया, t2 पर रिसीव किया, मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम गैप है ना, वो t2 माइनस t1 है। इतने समय में हमने अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव भी कर लिया है, ओके। ये टाइम पीरियड किसके बराबर है, सपोज टाइम t के बराबर है, मतलब टोटल 10 सेकेंड में ही हमने एमिट और रिसीव कर लिया अगर अल्ट्रासोनिक वेव को। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड तक वो गई है, 5 सेकेंड तक वो वापस लौट के आ रही थी, ठीक है। तो देखो हम क्या कहेंगे कि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो हम बोलेंगे पहले की ही तरह कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव मल्टीप्लाइड बाय जाने का समय, पहुंचने का समय, ठीक है, t/2 ये वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको ये टाइम पता चल जाए तो। बच्चों जब भी आप वीडियो सुनो, आप ईयरफोन लगा के सुनना, आपको साउंड बहुत बहुत अच्छा मिलने वाला है।
लेजर, लेजर का फुल फॉर्म नोट डाउन करो, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो बच्चों, ये जो वेलोसिटी ऑफ लेज़र होता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो इसको ध्यान रखना। ये जो लेज़र होती है ना, ये लेज़र एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि पूरे लेज़र लाइट में, पूरे लेज़र के जो बीम होता है उसमें जितनी भी जो लाइट्स होती है ना, वो सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी होती है। ये लाइट जो होती है बड़ी हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, और ये स्प्रेड लेस करती है, मतलब फैलती कम है। मतलब ये ना, आप एक बार इसके बीम को आप आगे चला दो लेज़र की लाइट के, तो ये जो बीम है ना, मतलब कि इसके अंदर जो रेज है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाली है। मतलब ये जो लाइट है ना, ये फैलती कम है, ऐसे कम फैलेगी ये ऐसे नहीं फैलती। ओके, तो ये जो लेज़र लाइट है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सपोज इस लेज़र लाइट को मैंने यहाँ से एमिट किया चंदा मामा की ओर, और वो लेज़र लाइट चंदा मामा से टकरा के वापस लौट के मुझसे मिलने के लिए आती है लेज़र लाइट। तो मैं ये एमिट करने का जो मोमेंट था लेज़र लाइट का, और रिसीव करने का मोमेंट था, दोनों मोमेंट के बीच का जो टाइम गैप है उसको नोट करूंगा, और उस टाइम गैप का आधा मैं समझ जाऊंगा कि इतना समय, मतलब टाइम गैप का आधा समय, इतने समय में जो लेज़र लाइट है ना, वो चंदा मामा तक पहुंची है। तो चंदा मामा से लेकर के मेरा डिस्टेंस, मतलब अर्थ का डिस्टेंस कितना है, वो मैं पता कर सकता हूं। और मैं अगेन कहूँगा कि जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लेज़र लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम गैप। सपोज टी है तो उसका आधा। ये इस तरीके से मुझे डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माय मामा, पृथ्वी और चंदा मामा के बीच जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। आपके लिए बच्चों ये कंप्रेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं, और जो बच्चे ये नोट्स लेकर के बैठे हैं तो उनको तो बड़ी सरलता है ही, और जिनके पास जो बच्चे नए जुड़े हैं तो आप लोग ये नोट्स मंगवा सकते हो। ये नोट्स जो हैं वो कंप्रेस्ड नोट्स हैं, समझने में बड़े आसान है, सिंपल भाषा में मैंने पूरे फिजिक्स को समझा रखा है, जितना भी आपके काम का जो सिलेबस है। और जो बच्चे अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम, स्कूल और बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, जिन बच्चों को नीट और जी के लिए प्रिपेयर करना है, नीट और जी जैसे कम्पिटिटिव टेस्ट देने हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली मैंने ये नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है। ये नोट्स को मैं कंप्रेस्ड नोट्स इसलिए बोलता हूँ कि कम समय में आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो, और आप कम समय में पूरे सिलेबस को कई बार रिवाइज भी कर सकते हो। मैंने कंपैक्ट फॉर्म दिया है, और कुछ इस तरीके से दिया है कि आप लोगों के माइंड में बहुत आसानी से इंप्रेशन क्रिएट हो पाए, और कोई भी टॉपिक, कोई भी जो नोट डाउन करने योग्य जो स्टेटमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो नॉलेज है, जानकारी है किसी भी टॉपिक के बारे में, वो छूट न जाए। मतलब कि सब चीज़ का ध्यान दिया हुआ है। ये मोबाइल नंबर है, नोट डाउन कर लो। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है और डिमांड पुट करनी है नोट्स के बारे में। तो बच्चों, अभी तक हमने बहुत बड़ी बड़ी लेंथ को मेज़र किया है इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट टेक्निक से। अब हम क्या करने वाले हैं? टू मेजर द साइज ऑफ एटम। ओहो, इतना छोटा साइज को हम मेजर करने वाले हैं, इतनी छोटी सी लेंथ को मेजर करेंगे अब हम। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं एवोगेड्रो टेक्निक, और एवोगेड्रो हाइपोथेसिस के द्वारा हम लोग मेज़र करते हैं साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम को मेज़र करेंगे किसके द्वारा और किसकी हेल्प से? तो हम कहेंगे एवोगेड्रो हाइपोथेसिस की मदद से। एवोगेड्रो हाइपोथेसिस। ये एवोगेड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है? एवोगेड्रो हाइपोथेसिस ये बोलती है
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, ये मैं एटम्स बना रहा हूँ, ये एटम्स 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 है ना, तो बहुत सारे एटम्स हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल जो एटम है, ये एटम, केवल और केवल एटम, केवल और केवल एटम, उसके अलावा कुछ नहीं, ओनली जितने भी एटम्स हैं, केवल और केवल एटम्स का ही वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो मैं बोलूंगा वी नेट या टोटल, वी टोटल एटम्स का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ नेट एटम्स, केवल और केवल मैं एटम की बात कर रहा हूं, वो किसके बराबर होता है, वो 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है। अब ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या है, तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ये है। अगर हम इस वॉल्यूम की बात करेंगे ना, तो ये सारा का सारा जो वॉल्यूम है ना बेटा, उस वॉल्यूम में एटम्स के वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम तो कंसीडर होते ही हैं, साथ ही साथ एटम्स के बीच में जो स्पेस है ना, वो स्पेस भी कंसीडर हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस में एटम्स के साथ साथ, सभी एटम्स के वॉल्यूम्स के साथ साथ एटम्स के बीच में रहे हुए और एटम्स के अंदर भी रहे हुए जो स्पेस है ना, वो एटम्स के बीच में रहे हुए स्पेस कहाँ है, ये देखो, ये स्पेस है एटम्स के बीच का, ये स्पेस भी कंसीडर हो जाता है अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, ऐसा सोचो कि मैं क्या करता हूं, जितने भी एटम्स हैं ना, इन एटम्स को एक तरफ धकेल धकेल के खिसका देता हूं और खिसका खिसका के एक कोने में रख देता हूं, तो पता चला कि मैंने एटम्स को कुछ इस तरीके से धकेल धकेल के खिसका खिसका के यहां पर रख दिया, ठीक है। तो ये जो नेट एटम का वॉल्यूम था ना, वो तो ये रहा, और जो बाकी बचा हुआ जो स्पेस है ना, बीच बीच में जो स्पेस बच रहा था, वो स्पेस यहां पर ये साइड में छूट गया स्पेस, ठीक है। ये पूरा के पूरा जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस माना जाएगा। ओके, तो ये है एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस। आपको ये हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो कि m जो है, कैपिटल M लिखता हूं मैं, मान लो कि कैपिटल M ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास का ये मतलब होता है कि अगर मैं, देखो, एटॉमिक मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मैं एक कॉपर का एग्जांपल ले लेता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ठीक है ना। ओके, अगर m एटॉमिक मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कॉपर है, अब कॉपर के बदले और भी कोई एलिमेंट भी हो सकता है, यहां पे एग्जांपल लिया कॉपर, तो इसका अर्थ ये होता है कि m ग्राम मास में, m ग्राम मास के अंदर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर, आप इतना भी याद रख लो, बहुत है, 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 23 की संख्या में एटम्स मिलने वाले हैं। किसके एटम्स, कॉपर के एटम्स। फिर समझो, अगर m ये एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल कॉपर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी तराजू पे, किसी बैलेंस पर आप m मास को तोल लोगे, m ग्राम जितना आप तोल लोगे, तो जो आपने एलिमेंट तोला हुआ है ना, उस एलिमेंट के अंदर घुस के देखना, जो एटम्स की संख्या है ना, वो इतनी मिलने वाली है। अगर आपने m ग्राम जितना कॉपर तोल लिया, बैलेंस पर ले लिया, तो बैलेंस के प्लेटफॉर्म पर जो रखा हुआ कॉपर है उसके अंदर घुस के देखोगे तो इतनी संख्या में आपको एटम मिलने वाले हैं। और ये कौन सी संख्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल Na, एवोगैड्रो नंबर। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि कार्बन m इज इक्वल टू 12 ग्राम, किस केस में, एलिमेंट है 6C12, कार्बन 12 के केस में अगर मैं कहूं एटॉमिक मास
12 ग्राम है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन 12 को तोल लो किसी बैलेंस पर, तो ये बैलेंस पर मैंने तोल के रख लिया ये, तो जब आप इसमें घुस के एटम्स की संख्या को गिनोगे ना, तो वो एटम्स की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आने वाली है। समझ गए बात को? ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एग्जांपल दिया था मैंने। तो देखो बच्चों, जब m ग्राम मास में इतनी संख्या एटम की हो सकती है, तो 1 ग्राम मास में एटम की संख्या कितनी होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो वो हो जाएगी संख्या नंबर इन 1 ग्राम। नंबर इन 1 ग्राम ऐसा लिखा है मैंने बेटा। 1 ग्राम में जो टोटल एटम की संख्या है वो हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हो जाएगा, देखो ये किसके बराबर है? ये तो Na के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम, ये 1 ग्राम इंटू Na करना है हमको ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाय m आने वाला है, 1 डिवाइड बाय m, मतलब ये हो गया Na अपॉन m एटम्स, ये कैपिटल M बनाया हुआ है। तो 1 ग्राम मास में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर एक एटम का वॉल्यूम V1 एटम है, मैंने नाम रखा कि जो V वॉल्यूम है ना, मैंने नाम भी नीचे रखा हुआ है, V1 एटम, ये अगर एक एटम का वॉल्यूम है तो इतने सारे एटम का वॉल्यूम कितना होता है? तो मैं कहूँगा 1 ग्राम मास में जो टोटल एटम का वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम हो जाएगा V इंटू 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय Na डिवाइड बाय m। अब ये V इंटू 1 एटम कितना होता है? तो वो होता है एक एटम का जो वॉल्यूम है वो होता है, देखो ये मान लो कि एटम है, इस एटम का रेडियस है r, ये रेडियस है r। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है? एक एटम का रेडियस, मल्टीप्लाइड बाय Na डिवाइड बाय कैपिटल M। तो ये टोटल वॉल्यूम जो मिला 1 ग्राम मास का, ये 1 ग्राम मास का नेट वो वॉल्यूम है जो कि केवल एटम का है। तो मैं इसी को ही लिख देता हूं, V नेट एटम्स। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने किया क्या था? अभी तक तो हमने ये किया था कि ये मैंने एक सब्सटेंस ले लिया, और ये सब्सटेंस मैंने कितना लिया? 1 ग्राम का ले लिया। अगर ये सब्सटेंस 1 ग्राम का है ना, तो इसके अंदर कुछ एटम्स होंगे। ओके, मैंने वो एटम्स की संख्या निकाली थी, और वो एटम्स की संख्या कितनी निकली थी? Na अपॉन m निकली थी, है ना। 1 ग्राम अगर मैं कोई सब्सटेंस ले लूँ तो उसमें एटम्स की संख्या इतनी निकली थी। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर टोटल जो ये संख्या है उसमें एक अकेला जो सिंगल एटम है ना, एक अकेला सिंगल एटम, ये इसका रेडियस है r, तो इस सिंगल एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो इन सभी एटम्स का मिला करके जो टोटल वॉल्यूम बनेगा 1 ग्राम में, तो वो कितना बनेगा? इतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ये क्या बन गया? ये बन गया V टोटल या नेट एटम्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ नेट एटम्स। ठीक है, ये बन गया जी। चलो अब हम दूसरी बात करते हैं। देखो बच्चों, दूसरी बात ये समझ लेना कि ये जो हमने 1 ग्राम का सब्सटेंस लिया है ना, तो इसका जो मास है वो तो 1 ग्राम है। तो हमको पता है कि जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर है? तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वो ये यहाँ पर आ जाएगा, m आ गया ऊपर और रो आ गया नीचे। अब आपको मालूम है ना कि m कितना लिया है? m तो लिया है 1 ग्राम। तो अगर m आप 1 ग्राम लेते हो तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना बन गया? तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बन गया
में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बन गया 1/ρ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। चलो जी, अब आते हैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ठीक है। अब देखो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था वी नेट एटम्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वी सब्सटेंस, यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, अब काम करते हैं कि इक्वेशन 1 में हमने ये फाइंड आउट किया है और इक्वेशन 2 में हमने वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट किया है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, कर दो खुशी से। चलो जी, वी नेट एटम्स कितना मिला, Na/m इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 1/ρ। डेंसिटी किसकी डेंसिटी, सब्सटेंस की डेंसिटी, एटम की डेंसिटी नहीं, पूरे इस सब्सटेंस की डेंसिटी की बात हो रही है बच्चों। अच्छा चलो जी, अब मैं पता करना चाहता हूं कि ये आर क्यूब का वैल्यू कितना होगा। आर क्यूब को आप सब्जेक्ट बना लो और बाकी सबको वहां ले जाओ, तो देखो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू m, यहां पर ऊपर आ जाएगा, सबसे पहले 2/3 लिखे लेते हैं। अरे ये तो 3 से 3 कैंसिल होता है, ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ गई। ओ वाओ, ये मज़ा आता है ना जब काटते हैं तो। ओके, ऊपर बच गया 2, यहां पर आएगा m, ऊपर बच गया 2। अरे ये भी कट रहा है, एक और गुड न्यूज़ आ गई। वाह वाह सर, आप तो कमाल करते हो, हम भी कमाल करते हैं। 2 2 2 जा 4। अरे वाह, आर क्यूब इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है ना वो तो नीचे जाने वाला है रो के पास में, ऊपर आ जाएगा m, तो चलो ऊपर आ जाएगा m। 2 तो यहां पर नीचे आने वाला है 2, पाई नीचे आने वाला है, पाई को नीचे भेज दो। आर क्यूब तो यहां पर रखा ही है, सब्जेक्ट बना रखा है। Na ये भी नीचे आने वाला है, और रो तो ऑलरेडी नीचे है ही है। कैपिटल M कहाँ गया, यहाँ ऊपर गया। ओके, आर क्यूब हमको मिला, तो आर क्यूब में अब देखो क्या करते हैं हम लोग, दोनों ही साइड हम लोग पावर लगा देते हैं, दोनों ही तरफ हम पावर लगा देते हैं 1/3 1/3। रूट क्यूब कर दिया ना, 1/3 1/3 पावर लगा दो, तो आर कितना मिला, तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आर हमको मिलता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, आर इज इक्वल टू m/2 पाई Na रो की पावर 1/3। यहाँ की 1/3 कहाँ गई पावर, अरे कट गई, और कहाँ गई। ओके, अब ये देख लो कि ये चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर। देखो बच्चों, जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करो तो आपको ऐसे रट नहीं लेना, r इज इक्वल टू m/2 पाई, ऐसे से रटना नहीं। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर m का मतलब क्या होता है। आप लिख लो, मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। ये जो कैपिटल M लिखा है वो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिखो। ओके, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, किसके बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या है, मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, लिख दूं क्या, चलो, मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके बच्चे लोग, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और ये कैपिटल M एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरीके से आप कभी भी कोई फॉर्मूला लिखो तो आप ये फॉर्मूले में जो भी सिंबल्स यूज होते हैं वो एक्चुअली क्या है वो तुरंत लिख लिया करो, जिससे आपको हमेशा ख्याल रहे, जब भी आप उसको देखो तुरंत इमेज बने आपके माइंड में। अच्छा बच्चों, अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, वो है टू मेजर द साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, टू मेजर द साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। अब ये जो वीडियो है वो बड़ा हो चला है, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, विराम देते हैं, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ओके, तो आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। सभी को नमस्ते, जय श्री राम। और जब भी आप बैठो, मेरे नोट्स लेकर के बैठो साथ में, फिर मिलते हैं बच्चों।
सदैव मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है।